हेलो हेलो मेरे कॉमर्स स्टूडेंट्स, आप नए नए ज्वाइन हुए हो कॉमर्स बैच के अंदर। तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे 11वीं की। तो फर्स्ट मैंने लेक्चर डाल दिया, फर्स्ट यूनिट का चैप्टर मैंने करवा दिया आपको। इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस से पहले कैसा था, अब हम आएंगे इंडिपेंडेंस के बाद। अब हम इंडियंस अब आज़ाद हो चुके हैं, अब वो पढ़ेंगे आज़ादी के बाद इंडियंस को क्या मिला। लेकिन इसको भी पढ़ने के तरीके कैसे हैं। पहले था ब्रिटिश राज के अंदर हम कैसे थे, एग्रीकल्चर के क्या हालात थे, इंडस्ट्री के क्या हालात थे, ट्रेड के क्या हालात थे हमारे, वो सब आपने पढ़ लिया है। फिर ही लेक्चर 2 देखना। पहले लेक्चर 1 को आ जाओ, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे कॉमर्स वाला के नाम से चैनल है, आपको नई वीडियोस अपडेट मिलते रहेंगी। बेल आइकन को क्लिक कर लो, टिंग टोंग कर दो उसको, आपको नई वीडियोस कंटिन्यूसली मिलते रहेंगी। जैसे आएगा अपनी तैयारी रखो फुल स्पीड में। जो चीज़ समझ नहीं आती है उसको समझो, ध्यान से पढ़ो। आपके लिए क्रक स्टोरी लेके आया हूँ मैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसके बाद इकोनॉमिक्स को कभी नहीं भूलोगे, ये चीज़ याद रखना। हमारी ऐप को डाउनलोड करो, हमारे वेबसाइट पे जाओ, उस पर फ्री नोट्स, MCQs, ई बुक्स जो पढ़ना है पढ़ो। उसके साथ साथ अगर आपको यही PPT के नोट्स चाहिए, यही PPT आप बोलते हो सर यही प्रेजेंटेशन दे दो मेरे को, तो आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ। कॉमर्स वाला 900 के नाम से पेज है, उसको आप ज्वाइन करो। उधर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, कब लेक्चर आ रहे हैं, कब अभी जा रहे हैं। थोड़ा डिले आया है 11th वाले में, आई नो, बट अभी आपको वीकली एक वीडियो मिलेगी, क्योंकि प्यार कम आ रहा है। प्यार जैसे बढ़ेगा वीडियो धड़ाधड़ आना शुरू हो जाएगी। वीडियोस लाइक करना शुरू कर दो, शेयर करो अपनी वीडियोस, ये वाली जितनी भी वीडियोस मैं कर रहा हूँ उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को उसके साथ साथ। ठीक है, अब हमें लेक्चर शुरू करेंगे। अब आ जाओ भाई लेक्चर पे। जो आपका लेक्चर है वो आ गया ये। अब हम हैं इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 के बीच क्या हो रहा था, क्या क्या पढ़ना है, 5 ईयर प्लान्स क्या चल रहे थे, एग्रीकल्चर में क्या था, ट्रेड और पॉलिसी में क्या था, सब बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। इजी रहेगा। जहाँ पर हिंदी रिक्वायर है हिंदी रखेगी, इंग्लिश रिक्वायर्ड है इंग्लिश रहेगी, लेक्चर सारे इंग्लिश में है। ये पढ़ लो, दिमाग में कहानी बिठा लो। आगे लेक्चर 1 देख लो, पहले लेक्चर 1 देख के आ जाओ यहाँ पर। अब पहले इंट्रोडक्शन देते हैं नॉर्मल सी। आज़ादी के बाद देश हमारा आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त को आज़ादी मिल गई। अब नया नया आज़ाद देश है, GDP हिली हुई है, अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा सप्रेशन किया। सप्रेशन का मतलब बहुत ज़्यादा हमको तोड़ा है, निचोड़ा है, सब पैसा लूट के हमारा ले गए। अब अंग्रेज़ सब कुछ तो कर गए, अब इंडिया आज़ाद हो गया, अंग्रेज़ों ने छोड़ दिया इंडिया को अपने हाल में, कहते भाई करो। उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नए नए बने वो थे जवाहरलाल नेहरू जी, और बहुत लीडर थे। उनके दिमाग में एक चीज़ थी सोशलिज्म की। उनकी भाषा में था सोशलिज्म का मतलब ये है कि हाँ भाई गवर्नमेंट कंट्रोल करे सब कुछ गवर्नमेंट कर ले, लेकिन उसके ना उन्होंने रेपरकशंस भी देख रहे। रेपरकशंस का मतलब उन्होंने उसकी ना बुनियाद हिलती हुई दिखी। क्योंकि आइडिया ये कहाँ से आया था, ये आया था हमारा USSR, जो पहले की सोवियत यूनियन आ गई हमारी, जो रशिया जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से आइडिया ले लिया इन्होंने। इन्होंने बोल दिया कि भाई हम वैसा मॉडल करेंगे, लेकिन वहाँ पर ना ये मॉडल फेल हो गया। तो जवाहरलाल नेहरू और बहुत लीडर्स ने देखा कि सोशलिज्म तो बहुत जगह फेल हो गया है, USSR के अंदर भी फेल हो रहा है, हर जगह फेल हो रहा है। उन्होंने देखा कैपिटलिज्म कुछ जगह बचा रहा, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई यार कैपिटलिज्म। तो हमारे लीडर्स ने एक आइडिया लगाया, नया नया आज़ाद देश हुआ तो हम एक रिस्क नहीं लेते, हम ऐसा करते हैं, हम कैपिटलिज्म भी ले लेते हैं, सोशलिज्म भी ले लेते हैं। बोलते अच्छा, उसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी बना लेते हैं कि हाँ भाई उसका भी थोड़ा ले लेंगे, इधर का जो फ़ायदा इधर से उठा लो, इधर का फ़ायदा, जो इन दोनों के नुकसान है इनको हम हटा देंगे, कि हम लोग गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को साथ मिलकर चलेंगे। कहते हैं ठीक है भाई वैसे कर लो। लेकिन स्टार्टिंग ईयर्स के अंदर इंडिया के अंदर ना गवर्नमेंट का बड़ा दबदबा था, प्राइवेट इंडस्ट्रीज नहीं थी, लाइसेंस नहीं मिलते, वो हम पढ़ेंगे आगे वाला नेक्स्ट चैप्टर इसके ऊपर है कि हाँ भाई 1991 के बाद क्या हुआ। बट बिफोर दैट ना थोड़ा हिला हुआ था सिस्टम यहाँ का। तो इसलिए नेहरू जी ने बोला कि सोशलिज्म करते हैं। तो सोशलिज्म का क्या था, उन्होंने बोला कि हम लोग सोशल आउटलुक से चलेंगे। कि उन्होंने बोला कि हाँ भाई दोनों का, कैपिटलिज्म का भी और सोशलिज्म का भी बोलबाला कर लेते हैं, दोनों चला लेंगे। उस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर भी खुश रहेगा, गवर्नमेंट सेक्टर भी खुश रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट का बोलबाला पहले स्टार्टिंग में ज़्यादा, इसका बोलबाला ज़्यादा था, इसका इतना नहीं था। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले काम किया, हमारे यहाँ पर प्लानिंग कमीशन सेटअप किया 1950 के अंदर। UPSC ने कहा, कल को बोला ना IAS अफसर बनना है, कल को कोई बड़ा पोस्ट लेनी है ना अफसर वगैरह, तो भाई अभी से सीरियसली ले लो इकोनॉमिक्स को। हर पेपर के अंदर, दुनिया में कोई पेपर नहीं जिसके अंदर इसके बारे में नहीं पूछा गया। तो ये याद रखना मेरी, इकोनॉमिक्स सीरियसली ले लो, बेस बना लो,
ट्वेल्थ में और डिफिकल्ट हो जाएगा। इन्हीं चीज़ों को ट्वेल्थ में इसको निचोड़ के और बड़ा पढ़ना है, अभी बोल रहा हूँ। तो 1950 में प्लानिंग कमीशन आ गया, तो उसका चेयरमैन बना दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आप हमें एक रोड मैप दे दो कि देश कैसे चलेगा। एक बड़े प्लान बना लो, एक छोटे प्लान बना लो, वो आप बना लो। बोलते ठीक है। अब सर आप तब से ये बता रहे हो कैपिटलिज्म क्या होता है, इसका मतलब तो पता नहीं, हमें पता ठेंगा इसके बारे में है क्या है ये, सोशलिज्म क्या, कैपिटलिज्म क्या। तो भाई इसको बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। देखो इकोनॉमिक्स की एक कहावत है, उसमें बोलते हैं कि 3 किस्म की बीमारी है हमारे देश में, हमको सबसे बड़ी। सबसे पहले एक देश सोचता है कि क्या बनाए, एक फिर बोलता है कैसे बनाए और किसके लिए बनाए। मतलब इंग्लिश में इसका मीनिंग है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। वो बोलते हैं कि 3 प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे देश की वो है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, और हमारे पास इतनी रिसोर्सेज है नहीं क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत है। तो वो बोलते हैं उस रिसोर्स को ऐसा यूज़ करो ताकि हम लोग ऐसी चीज़ बनाएं जो सबके काम भी आए। वो कैपिटल गुड्स हो सकती हैं या वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं। कैपिटल गुड्स में मशीनें बनाएं, इक्विपमेंट बनाएं, या कंज्यूमर गुड्स जैसे खाने पीने का ब्रेड बटर मिल्क चीज़ ये बनाएं। फिर वो बोलते हैं अच्छा ठीक है ये सोच ले क्या बनाना है। फिर वो बोलते हैं कि हमें कैसे बनाना है, लेबर के थ्रू बनाए या कैपिटल के थ्रू बनाए, कि लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव बनाए, कि कैपिटल के थ्रू बनाए या लेबर के थ्रू बनाए। बोलते ठीक है ये भी सोच लिया। अनुवाद बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत इश्यूज है। तीसरा बोलते किसके लिए बनाए, अमीर बहुत ही ऊंचे लोग, गरीब बहुत ही नीचे लोग, या बीच वालों के लिए जो मिडिल क्लास पीपल हैं, जो हम लोग जहाँ फंसे हुए हैं। ये 3 प्रॉब्लम्स की वजह से आ जाता है। इसी 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दुनिया ने 3 सिस्टम बना दिए इकोनॉमिक सिस्टम की। भाई हर इकोनॉमिक सिस्टम अपनी अपनी कहानी बताता है कि हर इकोनॉमिक सिस्टम का अपना अपना तरीका है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का। एक बना दिया कैपिटलिज्म, जिसको बोलते हैं कि हाँ भाई समझ लो हमारा देश अंबानी चला रहा है सिर्फ, वो कैपिटलिज्म है। एक हो गया सोशलिज्म, वो बोलता है कि भाई हमारा देश सिर्फ गवर्नमेंट चला रही है, सिर्फ सरकार चला रही है। पर इंडिया में तो ऐसा नहीं है, इंडिया में अंबानी भी देश नहीं चला रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन है लेकिन इतना नहीं है इंडिया में। लेकिन सरकार भी नहीं पूरा देश चला रही है, इधर भी थोड़ी प्राइवेट प्लेयर भी तो हैं, इधर रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, अंबानी भी तो जैसे लोग भी तो हैं। तो इंडिया मिक्स चल रही है, मतलब कि दोनों का चीज़ उठा के। तो इकोनॉमिक सिस्टम है इन तीनों को बना के। कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम क्या कहता है, प्रॉफिट कमाना है, वो चीज़ें दो जो कंज्यूमर मांगता है। कंज्यूमर को गाड़ी चाहिए गाड़ी दो, कंज्यूमर को घर चाहिए घर दो, कंज्यूमर को बैंक अकाउंट खोलना बैंक अकाउंट खोल के दो। उसकी डिमांड को केटर करो, उसकी डिमांड फुलफिल करो, उसकी डिमांड ही करो पूरी। डिमांड पूरी कर ली, फिर उसकी वजह से वो सामान खरीदने आएगा, सामान खरीदेगा, हमें फ़ायदा होगा, हम उसका प्राइस बढ़ाएंगे, हमें और फायदा होगा, हम बन जाएंगे राज्य। बोलते हैं कंज्यूमर इज द किंग इसके अंदर, बट कंज्यूमर किंग नहीं है। वो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, कंज्यूमर को बस वो दे रहे हैं कि तुम्हें ये चाहिए था, मैं इसलिए सब राजा, हमें झूठा मूठा राजा बनाया गया है। आपको चाहिए था फ्री का सिम, मिला ना, बस वही चीज़ है। उसी हिसाब से फिर आगे बोलो सोशलिज्म है, कहते भाई कैपिटलिज्म है ये है, सब कुछ प्राइवेट प्लेयर कर रहे हैं, सारा कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट का रोल कहाँ है प्राइवेट में। तो उस पर कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट का रोल बिल्कुल ठेंगा है, जीरो। उसको बोलते हैं कि यार तू अपना साइड हो जा, तेरा कोई काम नहीं, तू इधर हो जा, चल चल चल। वो आ जाते हैं उससे सोशलिज्म वाले, वो बोलते हैं भाई नहीं 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 नहीं, सबसे बड़ी सरकार, सरकार का सब कुछ, सरकार का घर, सरकार की रोड, सरकार की बिल्डिंग। अच्छा सब सरकार का, तो सरकार बताएगी तुम्हें ये बनाना है, इसी प्राइस पे बेचना है तुम लोगों ने। उस प्राइस को हम बोलते हैं, जो सरकार प्राइस सेट करती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग इसको मिटा के लिखता हूँ मैं, उसको बोलते हैं हम लोग एडमिनिस्टर्ड प्राइस। एडमिनिस्ट्रेड प्राइस बोलते हैं। जिन बच्चों ने मेरी इकोनॉमिक्स की वीडियो देखी है ना, उनको ये पता है, बस जिन्होंने थोड़ी इकोनॉमिक्स की वीडियोस मेरी पहले देखी ना, उनको चीज़ें पता चल जाती है, जो मेरी प्लेलिस्ट देखते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं देखी ना, उनको ये दिक्कत आती है थोड़ी सी। बेटा ये याद रखना मेरी भाई, इकोनॉमिक्स जो बता रहा हूँ ना, यही सीए में भी पढ़नी है। अगर सीए बनना चाहते हो ना, कि हमें फ्यूचर सीए बनना चाहते हो, तो ये पढ़ना है। तो अभी सुन लो कंसेप्ट सारे, बहुत आसानी होती है। उन्होंने बोला एडमिनिस्ट्रेड प्राइस पे हम दे देंगे, ठीक है। सरकार बोली ठीक है हम बताएंगे सब कुछ, प्राइस भी हम सेट कर दिए, और हम कंज्यूमर को वही देंगे। अब हमने ये नहीं देखना कंज्यूमर क्या चाहता, हम ये देखेंगे जो हम जो बना सकते हैं हम कंज्यूमर को दे रहे हैं, कंज्यूमर उसी के बीच में चूज करे, चूज बिटवीन दोज प्रोडक्ट्स जो गवर्नमेंट बना के दे रही है। बोलते हैं अच्छा सोशलिज्म में ये भी है थोड़ी दिक्कत। बंदे बोलते हैं नहीं यार, इंडिया वाले बोलते हैं नहीं, मेरे में दिमाग है। इंडिया ने बोला कैपिटलिज्म की ये दिक्कतें हैं, सोशलिज्म की इतनी इतनी दिक्कतें हैं, हाँ एक काम करते हैं इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों की दिक्कतें हटके इनके फायदे मिल जाएंगे। इंडिया ने लगाया दिमाग, और इंडिया आज हमारी इतनी ऊपर चली गई है। बेशक टाइम लगा, लेकिन इंडिया बहुत ऊपर आ गई। इंडिया 3rd स्पॉट पे पहुंच चुकी है, आने वाले टाइम में 1st स्पॉट पे आ जाएगी।
जीडीपी अच्छी ग्रोथ हो रही है इंडिया की। अब देखो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या था, उन्होंने बोला कैपिटलिज्म वाले अपने प्रोडक्ट बनाए कंज्यूमर की नीड्स को कैटर करें, लेकिन जो चीज़ें तुम नहीं कैटर कर पा रहे, तुम रोडें नहीं बना रहे, तुम एसेंशियल सर्विसेज नहीं दे पा रहे, हॉस्पिटल तुम नहीं बना पा रहे हो, तुम लोग रोडें तो नहीं बना पा रहे हो यार, लोग सब कुछ सब नीचे तबके तक तो चीज़ें पहुंच ही नहीं रही है पुअर सेक्शन के लिए। सोशलिज्म कहता था कि भाई मैं नीचे तबके लेके बनाऊंगा, वो वेलफेयर ही चाहता था, वो प्रॉफिट चाहता नहीं था। कहता था भाई देख तू अपना काम कर, इधर गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट बोलती है कि भाई मैं रोडें बना दूंगा, मैं जैसे हमारे इंडिया में चल रहा है, रिलायंस अपना काम कर रहा है, सरकारें हम सबके फ्री हॉस्पिटल दे रही है, फ्री एजुकेशन दे रही है, थोड़ी गवर्नमेंट कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज में, इंडिया में दोनों खुले हैं, इंडिया में एक का बोलबाला नहीं है। देखिए यूएसए के अंदर कैपिटलिज्म चलता है, यूएसए में प्राइवेट कॉलेजेस हैं अच्छे खासे बड़े बड़े, यहाँ पर प्राइवेट भी चल रहे हैं। चाइना में हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ सब कुछ सरकार का, रोड भी कॉलेज भी ये घर भी, तुम भी सरकार के हो। उन्होंने बोला कि भाई इंडिया में प्राइवेट भी चले गवर्नमेंट, तो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई। यही चीज़ मैंने आगे लिखी है कि 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में मैंने बताया वो क्या होता है कि कैसे क्या बनाना है, कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स। हाउ टू प्रोड्यूस में मैंने बताया कि लेबर से बनाना है या भाई कैपिटल से बनाना है, मशीन वगैरह से बनाना है। होम टू प्रोड्यूस रिच के लिए बनाना है, पुअर के लिए। मार्केट इकोनॉमी कैपिटल बताई, सोशलिस्ट मार्केट के 4 फीचर एक याद कर लो, प्रॉफिट ओरिएंटेड है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से काम चलता है इस पर सारा कुछ, कंज्यूमर की नीड्स कैटर करने के हिसाब से काम होता है, कंज्यूमर नीड्स के हिसाब से काम होता है सारा कुछ, एवरीथिंग बिलोंग्स टू प्राइवेट, प्राइवेट सेक्टर का है सब कुछ, गवर्नमेंट का रोल नहीं है, गवर्नमेंट रोल जीरो, ठेंगा। इसी जगह फिर सोशलिस्ट में आ गए ना, सब कुछ उठा, ठीक है। सोशलिस्ट में पहुंचे, सोशलिस्ट के यहाँ लिखूंगा गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट ओके है, गवर्नमेंट बताएगी सब कुछ, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस रहेगी गवर्नमेंट कि जो मैं बेचूंगी जैसे मैं बेचूंगी मेरी मर्जी है। फिर आते हैं मिक्स, जो इन दोनों का कम चलता है, जिसमें प्राइवेट भी है गवर्नमेंट भी है। देखो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या, जियो के प्लान गवर्नमेंट थोड़ी डिसाइड करती है, वो रिलायंस कर रही है, वो तो हो गया। फार्मर के प्राइस फार्मर डिसाइड कर रहा है, जो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है फार्मर को चाहिए कि इतने से कम पे नहीं तुम खरीदोगे, वो गवर्नमेंट कर रही है। तो दोनों प्राइसेस चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है सर। इकोनॉमिक सिस्टम हम समझ गए क्या होता है। फिर हम आगे गोल्स ऑफ फाइनेंस। इंडिया ने बोला कि भाई देखो अब ग्रोथ करनी है, नया नया आज़ाद हुआ देश, उन्होंने बोला कि हम एक काम करते हैं, सोवियत यूनियन से हमने एक चीज़ तो समझ ली, लेकिन एक और चीज़ समझ सकते हैं सोवियत यूनियन कि ये लोग क्या करते हैं, हर 5 साल का ना एक प्लान बनाते हैं। ये प्लान बनाते रहते हैं कि हाँ भाई इन्होंने प्लान बनाया, इन 5 सालों में 10 चीज़ें लिख देते हैं हम लोगों को कि हाँ भाई ये सब हमको चाहिए। बोलते हैं ठीक है भाई, और हम उन 5 सालों में इस पे फोकस करेंगे। जैसे इंडिया का पहला गोल था मेनली एग्रीकल्चर के ऊपर, दूसरा आया इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, 5th गोल आया था पॉवर्टी के ऊपर कि पॉवर्टी हटाओ यहाँ से। ऐसे इंडिया का चलता, हर 5 साल ऐसे गोल चलते रहे। लेकिन इस गोलों में ना तो एक प्रॉब्लम भी थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी गोल्स के अंदर कि भाई गोल तो बना लिया आप लोगों ने, सर हमारे गोल तो आपने सेट कर दिए, हम ये कर लेंगे, बट इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी गोलपुर। और इंडिया के उस समय इंडिया की वॉर्स भी बड़ी हुई हैं, उस समय इंडो चाइना वॉर हुई, इंडिया और चाइना की वॉर हुई, इंडिया पाकिस्तान की 2 जंगें हो गई उस समय, वो भी दिक्कत आ गई थी। 1990 तक तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी देश में। 5 ईयर प्लान बना लिया उन्होंने, गोल सेट कर लिया कि ये सारे गोल हैं। तो उन गोल्स का जो मेन रीज़न था ना, वो था कि हम ना 4 प्रिंसिपल पे फोकस करें। 4 प्रिंसिपल क्या थे, हम चाहते हैं मॉडर्नाइजेशन हो जाए यहाँ पर देश में, हमारे यहाँ पर सेल्फ रिलायंस हो जाए हम लोग, हमारे यहाँ पर ग्रोथ आ जाए, और हमारे यहाँ पर इक्विटी आ जाए। मेन ये 4 जो हमारे 5 ईयर गोल्स ने, इनके 4 चीज़ें थी कि हम लोग पहले से जीडीपी हमारी बढ़ जाए, यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाए, यहाँ पर हम लोग अपने पे भरोसा हो जाए हमारा, दूसरे देशों से हम अपना जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पे, दूसरे पे निर्भरता है हमारी, वो ख़त्म कर दें। और चौथा ये था कि सबको इक्विटी हो जाएगी, इक्विटी मतलब कि सबको ये फ़ायदा मिले। ठीक है सर, ये सब हो गया। क्या सर इन्हीं चीज़ों के क्या नुकसान हुए हैं? पहले हम फायदे पढ़ लेते हैं। देखो गोल ऑफ 5 ईयर प्लान में क्या है कि प्लान क्या होता है, सबसे पहले प्लान शुड हैव सम क्लियरली स्पेसिफाइड गोल्स। प्लान क्या करते हैं हम लोग, एक गोल अचीव करने के लिए प्लान किया हमने। प्लान्स में हाउ द रिसोर्सेज ऑफ नेशन शुड बी पुट टू यूज़, कि हम लोग ऐसे अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज करेंगे। उसके कुछ जनरल गोल्स होते हैं, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कि हाँ भाई कोई गोल हो सकता है हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन एग्रीकल्चर की बढ़े,
वो हो गया जनरल गोल, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ानी। स्पेसिफिक गोल होगा कि हम चाहते हैं राइस की प्रोडक्शन बढ़ानी, हम चाहते हैं वीट की प्रोडक्शन, वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। फिर वो हम लोग पीरियड, एक स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब कि 5 साल है, 5 साल में अचीव कर ले, बोलते हैं ठीक है। इंडिया के अंदर ना ये सारे मैंने बताया, मैंने सोवियत यूनियन से उठाया हम लोगों ने। लेकिन इसमें क्या दिक्कत थी देखो, इंडिया बोलता है कि हम चाहते हैं हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। एम्प्लॉयमेंट एक गोल, ये लिखा एक गोल में लिखा हुआ है कि मतलब कि एक ही गोल में एक ऑब्जेक्टिव है आपका, समझ लो कि वो कहता है कि हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़े। बोलते हैं ठीक है भाई, इसका मतलब लेबर ज़्यादा लगेंगे, लोग ज़्यादा काम करेंगे। उसी के बाद दूसरा नंबर पे लिखा हुआ है कि हाँ भाई हम चाहते हैं मॉडर्नाइजेशन आए, मतलब कि मशीनरी भी आए। अब गोल्स क्लैश कर गया आपस में ना, ये कि हम मशीन चाहते हैं या हम एम्प्लॉयमेंट, दोनों तो फुलफिल नहीं कर सकते। देर इज अ क्लैश बिटवीन द गोल्स एज वेल, कभी कभी मेरा प्रॉब्लम आ जाती है। ये भी दिक्कत होगी सर, ठीक, कि हाँ भाई ये भी कॉन्फ्लिक्ट है बहुत बड़ा गोल्स का। ठीक है सर, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। फिर हम आगे देखो, ये है इंसान हमारा प्लानिंग का आर्किटेक्ट। जहाँ मिले इंडियन प्लानिंग का आर्किटेक्ट कौन है, इस इंसान का नाम याद कर लो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम पीसी करके करते थे, पीसी महालनोबिस, महालनोबिस, महालनोबिस। तो कभी कभी मेरे मुंह पे भी अटक जाता है महालनोबिस का नाम, लेकिन चलो महालनोबिस, हर कोई मिस्टेक करता है, भगवान ने तो बोला भाई सब गलती सब कर सकते हैं, हम भगवान थोड़ी हैं। कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है, वैसे चलो वो भी चीज़ आ गई, ठीक है। इनको क्रेडिट दिया जाता है। और इनका देखना, सेकंड जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान नहीं, सेकंड जो 5 ईयर प्लान है ना, फर्स्ट वाले को शायद हरुड दोमार मॉडल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन ऐसे ही है जनरल नॉलेज, हरुड दोमार। ये जो वाला जो है ना, इसको हम सेकंड 5 ईयर प्लान है जो मेन है हमारा, इसके ऊपर फोकस है इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर हमारे देश का। इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन चाहिए थी इस समय। हमारे नेहरू जी ने कहा था कि ये हमारे जो है ना ये टेम्पल्स हैं, ये टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर, जैसे डैम्स के लिए बोला कि टेम्पल्स ऑफ आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन में बड़ा फोकस था कि हाँ भाई सब जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दो, वो बड़ा था। अब हम आगे इनके 4, मैंने आपको बताया क्या क्या ये था, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस हो जाए देश, और लास्ट में इक्विटी आ जाए। ये 4 चीज़ें हमारे देश ने करनी थी। अब देखो ग्रोथ क्या है, मतलब कि देश के हमारे नंबर बढ़ने चाहिए। नंबर मतलब कि नंबर कैसे बात है, आपको मैं बोलूँ कि आपकी इस साल आपने भी पढ़ रहे हो, ठीक है, 10th में आपकी ग्रोथ का मैं पूछूंगा अगर, कि आपका 10th में मैथ में हाफ ईयरली में कितने नंबर थे, आप बोलोगे सर 70 थे 100 में। उसके बाद आप बोलोगे सर 80 हो गए। फाइनल में कितने, सर आप बोलोगे 90 हो गए। ये क्या है, ये अब ऐसे तो मैं थोड़ी मान सकता हूँ कि ग्रोथ कितनी है, मेरे किससे हिसाब लगा कि नंबरों से हिसाब लगा, वैसे ही मैं नंबर से हिसाब लगा रहा हूँ देश की ग्रोथ कितनी हुई है। तो सबसे पहले ग्रोथ, अब नंबर से हिसाब, देश की ग्रोथ का कैसे हिसाब लगाते हैं हम, जीडीपी से। जीडीपी इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब ये इंक्रीज होगा इसका मतलब देश जो है वो ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। जीडीपी पता है क्या, देखो एक केक है जीडीपी, जितना बड़ा केक होगा उतने लोगों में बटेगा, उतने लोगों को फायदा होगा। केक जितने लोगों को मिलेगा उतने लोग खुश हैं। एक शादी के अंदर 1000 लोग आए हुए हैं, उनको 1 किलो का केक थोड़ी खिलाओगे, कितने लोगों को पूरा हो जाएगा, वो तो फिर उंगली चाट देंगे बस ऐसे करिए, सर स्वाद है। केक अगर सबको देना है ना पीस, तो कम से कम 10 किलो केक होगा ना, सब थोड़ी नीट थोड़ी हो जाएगा कि वही जीडीपी है। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसका मतलब है एक देश के, जैसे कि ये इंडिया है ना, ये इंडिया है, ये ऐसे होता नहीं है इंडिया, इंडिया तो ऐसे कहीं बनता है हमारा, ठीक है ना, इंडिया कोई ऐसे बनता है आगे, ठीक है, ये ऐसे इंडिया कहीं, मैं ऐसे एग्जाम, ये इंडिया है, इसकी टेरिटरी है ये पूरी टेरिटरी, ये इसके बीच में कितने गुड्स आपने प्रोड्यूस किए एक साल के अंदर, उनकी वैल्यू कितनी है वो है। मतलब अगर आप बोलते हो कि मेरे मोहल्ले में 4 दुकानें हैं, ठीक है, ये आ गई 4, मेरे मोहल्ला, ये मेरा मोहल्ला है, ये मेरा घर के आसपास की लोकेलिटी है, मोहल्ला है, इसके अंदर है मेरे, इसके अंदर मैं देखता हूँ कि इसके अंदर 1000 गुड़ बनते हैं 50 रुपए के हिसाब से, तो मेरे इधर की जीडीपी है 50,000। जीडीपी का मतलब है कि मेरे इस जगह की, अब ऐसे ही इंडिया में कितनी लोकेलिटी हैं, तो इसलिए वो बोलते हैं कि हाँ भाई जीडीपी ये है कि जीडीपी ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। अब इंडिया के अंदर जीडीपी ऑफ कंट्रीज ड्राइव फ्रॉम एग्रीकल्चर, ये 3 सेक्टर हैं जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये तो पढ़ा ही है आपने, एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, एक एग्रीकल्चर होता है, एक इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, एक सर्विस, यही 3 कंट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर देश में है ही 3 सेक्टर। आजकल कॉटनरी सेक्टर भी चल रहा है, लेकिन चलो 3 मेन है। जीडीपी हो गए। फिर बोलते हैं भाई मॉडर्नाइजेशन लो। मॉडर्नाइजेशन हम लोग बोलते हैं जब मॉडर्न होना है। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है देश के लिए,
जब हम बात करते हैं ना मॉडर्नाइजेशन की, हम बोलते हैं कि नई मशीनरी नई टेक्नोलॉजी आ गई, वो मॉडर्नाइजेशन है। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई मशीन आ गई, हाँ भाई मॉडर्नाइजेशन हो गई। पर इंडिया कहता है कि ये मॉडर्नाइजेशन तो हमको चाहिए, हमें ये भी चाहिए कि हम सोशल कस्टम जो पुराने हमारे रीति रिवाज थे उनसे बाहर निकले, वो भी एक मॉडर्नाइजेशन होती है। पहले के ज़माने में फीमेल जो थे वो इतनी लिटरेट नहीं थी, इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, घर का काम करो, झूंघट इतना आज के भी देश में होता है। कुछ लोग उसको आजकल तो उसको हम लोग उल्टा बोल देते हैं, कल्चर प्रेजर्वेशन बोल देते हैं, कल्चर ऐसे प्रिजर्व रखा हुआ हमने, घूंघट यहाँ तक लड़कियों ने लिया हुआ। बट वो चाहते थे कि जो पहले औरतें घर पे रहती थी, चूल्हा करती थी, काम करती थी, घर का काम करती ना, उसको ख़त्म करो। अब औरतें भी अब आगे हमारी इंडिया में हेल्प करेंगे। अब देखो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर फीमेल है, निर्मला सीतारमण जी हमारी फीमेल है। वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक कंसेप्ट आ गया था कि हाँ भाई एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी जो है, एक चेंज इन सोशल आउटलुक भी होना चाहिए कि वुमेन ऑल्सो शुड हैव अ वर्क प्लेस, वहाँ वो काम करें। ठीक है सर, मॉडर्नाइजेशन में आ गया। सेल्फ रिलायंस क्यों सर? नया नया याद हुआ ना देश, हमारे यहाँ पर खाना ही नहीं था, भूख मरी थी बड़ी। एक टाइम आया था, कोई यूएसए से हम लोगों ने ना कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो हम लोगों को ग्रेन आता था, पर्टिकुलर ग्रेन, वो आया है यहाँ पर, हम वो खा के गुजारा कर रहे थे। तो अगर ना इंडिया वाले ये सोचते हैं कि भाई अगर हम लोग पूरी ज़िंदगी यही करते रह गए, हम दूसरों पे डिपेंडेंट ही रह गए, तो हम कब खाना खाएंगे? हम क्या करेंगे यहाँ पर? हम तो फिर गुलाम हो जाएंगे किसी के, हम तो फिर किसी के पैरों पे गिर रहे हैं कि हमें रोटी दे दो। उन्होंने बोला नहीं, जो चीज़ें इंडिया में उग सकती है, जो इंडिया में हो सकता है काम, वो सब यहाँ करो। इम्पोर्ट्स जो है अपने वो बंद करो, इंडिया को पहले सेल्फ रिलायंस बनाओ, इंडिया को अपने पैरों पे खड़ा करो। पूरी ज़िंदगी थोड़ी भीख मांगनी है, अब हमारा टाइम है, हम करेंगे जो भी करना है। वही चीज़ की इंडिया ने कि उन्होंने बोला कि अवॉइड इम्पोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स विच गुड्स को बी प्रोड्यूस इन इंडिया इटसेल्फ, ताकि हम लोग दूसरे देशों के गुलाम ना हो जाएं, वापस ना चले जाएं। वही चीज़ लिखी है इसके अंदर भी, यहाँ पे इम्पोर्टेड देखो, आर रिड्यूस आर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कैप कंट्रीज स्पेशली फॉर फूड, क्योंकि अगर हम ये फियर था कि इंपोर्टेड फूड सप्लाईज की वजह से, फॉरेन टेक्नोलॉजी वहाँ से लाने की वजह से इंडिया की सॉवरेनिटी वनरेबल हो जाएगी कि हाँ भाई फॉरेन, और वो लोग हमारी इधर, पहले क्या होता था राज्य के टाइम पे क्या होता था, ये एक राज्य, ये एक राज्य, ये एक राज्य, ये एक राज्य, ये राज्य हैं सारे, सारे उन्होंने जीते हुए हैं। ये राजा यहाँ बैठा हुआ है सिर्फ इधर, उसने इधर हेल्प की ना, तो इसका इधर भी पंगा ले रहा है, इधर भी पंगा ले रहा है, इधर भी पंगा ले रहा है, इधर भी पंगा, इधर भी पंगा। वो कह रहा है भाई तुम्हारे फॉरेन मैटर में ना, जैसे ब्रिटिशर्स ने भी हमारे साथ किया था, उन्होंने बोला कि तुम लोग सब कुछ करो, बस 3 जगह हमारी हैं, फॉरेन पॉलिसीज हमारी हैं। यही चीज़ को हटाने के लिए उन्होंने बोला कि भाई इसके लिए भी हमको करना पड़ेगा। वो कहते हैं ठीक है सर। चौथी चीज़, इक्विटी दो। इक्विटी दो मतलब इक्विटी होनी चाहिए। इक्विटी का मतलब पता क्या होता है? बेसिक देखो, 2 वर्ड है, आपको बड़ी कन्फ्यूजन कभी, इक्वालिटी और इक्विटी में फ़र्क है। लोग कभी कभी दोनों इक्वली, दोनों सेम यूज़ कर लेते हैं, इक्वालिटी और इक्विटी। पता क्या होता है? देखो, हर एक जो देश का, ये समझ लो ये चावल उग रहा है ना, ये चावल है, ये चावल, इस पे नाम लिखा है ये रिच का है, इस पे नाम लिखा है ये मिडिल क्लास का है, इस पे नाम लिखा है ये पुअर का। अगर चावल उगे हैं, सब कुछ हुआ है, तो ये सबको मिलना चाहिए, इन तीनों को मिलना चाहिए। सबको बराबर का हिस्सा दो, सबको, जैसे जो रोड बनी है वो सबके लिए बराबर है, जो इंफ्रा बिल्डिंग बनी सबके लिए बराबर है, मेट्रो बनी, मेट्रो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बराबर है, कोई जात पात नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, वो इक्विटी है। अगर अभी तब भी समझना है तो एक और एग्जाम्पल देता हूँ इक्विटी के लिए। इक्विटी होता क्या, देखो, एक बंदा, 2 बंदे, इसकी टांगे बेचारे की खराब है, मुझे लग रहा है खराब हो गया सिस्टम, ये 3 बंदे हैं, ये तीनों के मैच देखने के लिए ये फेंस लगा हुआ है। ठीक है, अब समझ लो ये बंदा लंबा है, ये इधर से देख पा रहा है, ये बंदा ना इसको थोड़ा अपने इस पे थोड़ा खड़ा होना पड़ रहा है, फिर देख पा रहा है, थोड़ा थोड़ा इतना इतना दिख रहा है। एक है वो ऐसे देख रहा है, एक का फेंस यहाँ तक आ रहा है, एक का फेंस यहाँ है, वो देख ही नहीं सकता, कुछ नहीं देख सकता, एक का फेंस यहाँ पर है, देख ही नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पर 3 स्टूल दूँ ना, सबको एक एक दे दूंगा ना, तब भी ये नहीं देख पाएगा। वो होगी इक्वालिटी कि 3 स्टूल हैं, तीनों के नीचे एक एक रख दिया मैंने, तो इक्वालिटी है मेरे लिए। बट भाई इससे सबको थोड़ी फायदा हुआ, ये तो तब भी नहीं देख पाया, इसको तो और फायदा हो गया, इसको थोड़ा और फायदा हो गया, इसको तो कोई फायदा नहीं है, तो बेचारा खज्जल हो गया, ये तो कुछ नहीं मिला। उसने बोला नहीं भाई, इक्विटी ये है कि भाई ये 3 बंदे हैं ना, जो सबसे छोटे वाला है ना, उसको 2 दे तू स्टूल, तेरे को तो दिख ही रहा है, तुझे कोई स्टूल नहीं मिलेगा, तू ऐसे देख,
तू एक स्टूल ले क्योंकि तेरे को आराम से दिखेगा। अब मैं भी देख पा रहा हूँ यहाँ से, वो भी यहाँ से, ये भी यहाँ से। दिस इज कॉल्ड इक्विटी। ईच एंड एवरी वन गेट्स द इक्वल बेनिफिट्स ऑफ एवरीथिंग, वो इक्विटी है। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी रीच द पुअर सेक्शंस एज वेल, सब इंजॉय करें वो चीज़। ठीक है सर, इक्विटी ये चारों अचीव कर लिए सर। 4 गोल आ गए, चारों कर लिए कि हमने ग्रोथ भी कर ली जीडीपी से, हमने मॉडर्नाइजेशन कर ली सोशल कस्टम से और टेक्नोलॉजी से, हम लोगों ने सेल्फ रिलायंस कर लिया अपने आप को, हम लोगों ने इक्विटी भी कर ली। उसने बोला सर अगर इतना कुछ हो गया तो हमारा देश को इतना टाइम क्यों लगा? अब भाई इतना टाइम अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, अब अंग्रेजों को थोड़ा टाइम तो, अब हमें भी तो थोड़ा टाइम दो। अभी हमें तो 100 साल में इतना हो गया निकल के, अंग्रेज हमें इतना पिता कितना लूट के गए हम लोग। अंग्रेजों ने हमें छोड़ा तक नहीं कहीं का भी। अभी भी देखते हैं हम लोग अंग्रेज आते हैं, हाँ अब अंग्रेज हमारे यहाँ कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए। फ़र्क है। अब देखो, अब हमने बात करें 1990 तो फर्स्ट 7 ईयर के गोल्स ही थे, फर्स्ट 5 ईयर के गोल्स ही थे जो 1990 तक चल रहे थे हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो उसके अंदर ना सेक्टर आ गए। पहले हमने सेक्टर, इसमें हमने 2 सेक्टर मेनली पढ़े। एक है एग्रीकल्चर, क्योंकि जो पहले 7 गोल थे ना उसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ की बहुत बात की गई है। तो एग्रीकल्चर के अंदर क्या हुआ, देखो पुरानी कहानी ये थी, अंग्रेज़ों ने हमारे इधर क्या किया, बहुत ही अत्याचार किया। हमारे जो लेबर जो काम कर रहा था, जो हमारे लूटा उन लोगों को, अच्छे से काम कर, अपने हिसाब से कमर्शियलाइजेशन क्रॉप्स की थी, वो वाले क्रॉप उगाया उनसे जिनके उनसे फ़ायदा हो। इंडिगो उगवाया, कॉटन उगवाया, चावल को मानते कुछ नहीं थे, कहते भूखे मरो, हमें पैसा दो। उसको और सप्रेस करेंगे उन्होंने ना, हमारे इधर बहुत लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया, जैसे ज़मींदारी सिस्टम ले आए, रोतवारी सिस्टम ले आए, महलवाड़ी सिस्टम ले आए। उन्होंने ज़मींदार में पॉइंट कर लिए कि भाई मैं तो तुम्हें डायरेक्ट देखने था, ज़मींदार तू मार इनको, मार। अगर क्या करते हिंदुस्तानी बेचारे फंसे हुए, बोलते थे सर ठीक है कर लेंगे, करते थे वो लोग। अब इसको देखते देखते ना, जब आज़ाद हुआ ना, सबसे पहले इन्होंने बोला कि इन जमींदारों की ऐसी की तैसी, इन्होंने बहुत तंग किया हुआ है, इन्होंने बहुत दुखी किया हम लोगों को, इनकी वजह से आधी परेशानी हो रही है कि हाँ भाई जो फार्मर है ना वो डायरेक्टली कुछ नहीं कर पा रहा, सारा लैंड खराब कर दिया इन्होंने। इनको उन पैसों से मतलब, इन्होंने सारा लैंड तो ले लिया हमसे, ऊपर से इन्होंने जो पैसा कमाया उसकी वजह से उन्होंने लैंड की भी तरक्की नहीं की, उससे लैंड भी अच्छा नहीं किया इन्होंने हमसे। वो बोलते यार इसको ज़मींदार को ना ऐसे करके लात मारो, जैसे हम मक्खी मारते थे ठक, वैसे लात मारो इसको। सबसे पहले अबॉलिशन ऑफ ज़मींदार इंटरमीडियरीज हुआ, जो ये बिचकोले हैं ना इनको बाहर निकालो। बोलते ठीक है सर कर लेंगे। आसान नहीं था, बहुत मुश्किल चीज़ है ये। ज़मींदार बहुत चालाक थे। ज़मींदारों ने पता क्या किया, उन्होंने ना इसी लॉज में, इसी लेजिस्लेशंस में, लॉज में लूप होल ढूंढे। अच्छा लूप होल कैसे? उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने ना कहीं जगहों पे ना उन जो सही टिलर था, जिसको हम बोलते हैं टिलर, जो सही काम करने वाले उसको बोलते हैं टिलर ऑफ लैंड, TILLER। टिलर मतलब TILLER, टिलर। इनको लात मारी और उन्होंने बोला कि ये लैंड मेरा ही है। ओ यार सरकार तो कुछ ना कुछ तो बोलेगी यार कि हाँ चलो ठीक है, लूप होल ढूंढ लिया ना। कहीं पर उसने बताया क्या, उसने थोड़ा वेटिंग पीरियड लेके कोर्ट में केस कर दिया कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। और इतनी देर में कुछ लोगों ने ना, जब केस में कोर्ट में केस चला था, उन्होंने यही ज़मीन ना अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी। अरे भाई बाढ़ में जाओ, चालाक थे ये, तो फ़ायदा उठाया उन्होंने। बट इंडिया नहीं हारा, इंडिया ने, हमारी गवर्नमेंट सिस्टम बहुत टाइम लगता है लेकिन चीज़ अच्छी करके दे दी उन्होंने। गवर्नमेंट टाइम लगता है भाई, गवर्नमेंट चलाना आसान नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे ऐसे थोड़ी, मजाक थोड़ी चल रहा है। एक डिसीजन ऐसे थोड़ी ले लेंगे कि रातों रात बैठें कि हाँ भाई ये कर दो, ऐसे नहीं होता है। घर का थोड़ी है कि हाँ भाई आज आटा, आज हम ये खाएंगे, आज हम मंचूरियन खाएंगे, वो नहीं है ये। तो उन्होंने बोला एग्रीकल्चर है। अब हमारे यहाँ बड़े बड़े हालात थे, ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह सब कुछ है, वो सब लिखा हुआ। देखो सबसे पहले लैंड रिफॉर्म की बात की, उन्होंने बोला इंटरमीडिएट्स को हटाओ, जो ओरिजिनल लैंड के कल्टीवेटर उनको मालिक बनाओ। एक ये चीज़ की। दूसरी चीज़ लैंड सीलिंग की बात की। लैंड सीलिंग का मतलब पता क्या है, एक पर्टिकुलर ना एक अमाउंट फिक्स कर दे, एक पर्टिकुलर लैंड का लिमिट फिक्स कर दी कि हाँ भाई आप समझ लो, जैसे कि आप 1 बीघा ज़मीन रखोगे, बीघा तो चलो वो है, आपका ना 1 एकड़ का लैंड आपका है, 1 एकड़ से ऊपर आपका नहीं हो सकता, एक पर्टिकुलर पर्सन का। इसी चीज़ का ज़मींदार ने फ़ायदा उठाया था। कैसे? लूप होल। उन्होंने लिखा था एक बंदे का एक घर में एक बंदे का 1 एकड़ है। घर में अगर 10 लोग हैं तो उसमें 10 एकड़ लैंड है आपकी। एक मेरी बीवी के नाम पे, मेरी मम्मी के नाम पे, मेरे पापा के नाम पे, मेरी दादी के नाम पे, दादू के नाम पे, सबके नाम पे, मेरे बच्चों के नाम पे, वैसे कर दिया मैंने। ये भी चीज़ हो गई, ये भी हो गया हमारा लैंड सीलिंग। फिर आ गया हमारा, ये लिखा भी है यहाँ पर, ये मैं अभी सुना रहा हूँ ना, कोई कंसेप्ट बता रहा हूँ कि यह था।
क्योंकि ये सब ना इसमें याद करना, इसमें कंसेप्ट पढ़ने वाली बात है, ये आपको कोई कंसेप्ट याद होनी चाहिए, कहानी। इसी को आप आके तोड़ मोड़ के अपने तरीके से लिखोगे, आपको समझना चाहिए कि इसमें ये हो रहा था और इससे पहले ये हुआ था। ठीक है। लैंड एट द टाइम लैंड टेन्योर सिस्टम वाज इंटरमीडिएरीज थे बड़े ज़्यादा, हु मेयरली कलेक्टेड रेंट और एक्चुअली विदाउट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट। ये चल रहा था हमारे यहाँ पर। लो प्रोडक्टिविटी थी, हमें इंपोर्ट करना पड़ा यूएसए से, तभी तो सेल्फ रिलायंस बना रहे हैं अपने आप को। इक्विटी इन एग्रीकल्चर ऑफ लैंड फॉर्म दैट इज टू चेंज ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स, कि हाँ भाई ओरिजिनल टिलर को बनाओ, ये जो ज़मींदार है ना इसको बाहर फेंको, ये चीज़ की। तो लैंड फॉर्म सक्सेसफुल, लेकिन ना ये बड़ा सबसे पहले सक्सेसफुल यहाँ हुए है केरला वेस्ट बंगाल में। पढ़े लिखे लोग कर देते हैं भाई, जिनको लगता है ना कि हाँ कर देना चाहिए वो कर देते। केरला वेस्ट बंगाल, केरला हमेशा नंबर 1 रहता है इस चीज़ में। हर जगह जाओ केरला 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 का नाम रहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट केरला, यहाँ पर ये अच्छा केरला, केरला के लोग लिटरेसी रेट भी अच्छा है वहाँ का, सबसे फुल लिटरेसी रेट है वहाँ का। वो भी चीज़ हो गई। लैंड सीलिंग की बात आ गई, फिक्सिंग द मिनिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, यही लूप होल था। उन्होंने एक फैमिली नहीं बोला, एक इंडिविजुअल बोला। एक मतलब कि एक फैमिली में 10 लोग हैं तो 10 लोगों का अपना अपना एक एक अमाउंट रखा है लैंड का उन्होंने। अरे ठीक है, अब वायलेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स भी कर लिया, इसी का फ़ायदा उठाया। सब थोड़े ज़मींदार थे, उन्होंने क्या किया, लूप होल निकाले, टेनेंट्स को एविक्ट कर दिया, लैंड ओनर्स क्लेम सेल्फ कल्टीवेटर, हम ही हमारी इसके मालिक हैं। कुछों ने क्या किया, अब जिनको लैंड मिल भी गया था ना, जैसे ये थोड़ी कि सारे फेल हो गए। अगर 100 लैंड थे ना, उनमें से 50 लोगों को मिले थे टिलर्स को, लेकिन उन 50 उनको दे तो दिए, लेकिन उनको पैसे ही नहीं थे, वो करते क्या लैंड का। ज़मीन मेरे पास है, पैसे मेरे पास है नहीं, मैं दुकान क्या डालूंगा, दुकान मेरी कुछ नहीं लगेगी, ठेंगा डलेगा मेरे से। तो वो भी बोलते करें क्या इसका, कुछ और भी दो ना हमको, कुछ इनपुट दो, कुछ तो दो। पहले तो 10 साल यही चलता रहा, बड़ा रोना रखा हुआ था यहाँ पर, वो भी दिक्कत आ गई। ठीक है ना, इसकी वजह से उनका फ़ायदा उठा। देखो ये लिखा हुआ है, मैंने कोर्ट में गया डिलेंगे, तो उन्होंने लैंड अपना रिलेटिव्स के नाम पे कर दिया, लेजिस्लेशन से एस्केप कर लिया, ये सब हो गया। फिर हमारे 1960s में आया सबसे बड़ी चीज़, वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन पता क्या था, एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ सीड्स थे, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड HYVs, उनको इंट्रोड्यूस किया गया। और वो इंट्रोड्यूस वहाँ किया गया जहाँ पर सबसे मतलब कि पहले उसको इंट्रोड्यूस तो कर दिया उन्होंने, कि समझ लो पहले 3 जगहों में इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने। पंजाब में लिखी है मैंने, पंजाब, आंध्रा और तमिलनाडु, 2 फेज़ हुए थे ना इसके। इन 3 जगहों में इन्होंने किया कि इन्होंने बोला कि ऐसी वैरायटी, ये आपको सीड है। इंडिया के अंदर तो क्या था, मानसून के ऊपर हम डिपेंडेंट थे, हमारे पास ना कुछ था, इरिगेशन नहीं, फैसिलिटी नहीं, प्रॉब्लम बहुत, दिक्कतें बहुत थी। तो उन्होंने बोला पहले ये लाओ। बोलते ठीक है सर, ये ले आए। HYV सीड दिया, उसके अंदर इरिगेशन भी कम चाहिए थी, उसमें ना पेस्टिसाइड्स भी डालने पड़ते थे आपको, लेकिन फ़ायदे बहुत है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी इंडिया की, लेकिन नुकसान भी थे, क्योंकि ना पेस्ट अटैक उस पर बहुत ज़्यादा होता है, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा चढ़ते थे, फसल बड़ी जल्दी ख़राब होती थी, वो भी दिक्कत थी एक। उन्होंने बोला ठीक है सर। और मेन फोकस ग्रीन रेवोल्यूशन का था वीट और राइस पे। ये तीनों जगह, ये देखो पंजाब इज़ फेमस फॉर राइस, ये इस वेरी फेमस, ये वीट के लिए फेमस है, ये सब भी था। इन्होंने यहाँ इंट्रोड्यूस किया, वहाँ पर ये ना बहुत सक्सेसफुल हो गया। ऐसे सामान हमारा यहाँ पर ना, ये जो सेल्फ रिलायंस वाला चीज़ था वो यहाँ से फुलफिल हुई थी हमारी। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ वेरी बिग कंपोनेंट ऑफ इट, कि हम लोग सेल्फ रिलायंस को, यहाँ पर बहुत अच्छी प्रोडक्शन हो गई थी, हम देश सेल्फ रिलायंट हो गया। लेकिन इसके नुकसान भी हुए कुछ। सबसे बड़ा नुकसान क्या था, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का नुकसान आ गया थोड़ा सा। सब्सिडीज़ भी देती थी हमारे लोगों को कि हाँ भाई, लेकिन इसकी वजह से ना देयर वॉज अ गैप कि हाँ भाई, जो ये 3 जगहों के रीजन थे ना, इधर तो फार्मर का लैंड अच्छा हो गया, फार्मर बहुत ऊपर चला गया था, लेकिन जो बाकी थे ना जगहें, बाकी जगहों पे ना ये पिछड़ा हो गया था, कि वहाँ के लोगों ने बहुत प्रोडक्शन देखी, वहाँ पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, यहाँ पर नुकसान हो गया। बोलते ठीक है सर। सेकंड आया, फिर सेकंड के अंदर थोड़ा सा चीज़ें ठीक हो गई थी। यही चीज़ लिखी है कि इंडिया डिपेंड करता है मानसून पे, 75% ऑफ कंट्री पॉपुलेशन वाज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज वेरी लो बिकॉज ऑफ यूज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड द एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी वजह से क्या हुआ, स्टैग्नेशन हो गया एग्रीकल्चर कॉलोनियल पीरियड के अंदर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन हुई, स्पेशली HYV सीड्स लिखे, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स फॉर व्हीट एंड राइस। फर्टिलाइज़र यूज़ हुए, इरिगेशन मिल गया उनको, पैसे मिल गए थोड़े काम करने के लिए, वो सब भी हो गया। आंध्र प्रदेश, पंजाब वगैरह में सबसे पहले इसको किया था इन्होंने इंट्रोड्यूस। फिर सेकेंड फेज़ में सबको मिला, सेल्फ सफिशिएंट हुआ, दूसरों से हम लोग निकले, मुक्त हुए उनकी आज़ादी से भी, कि हाँ भाई रोटी की आज़ादी से ना हमारी बाकी देश की आज़ादी ले ले। इंपॉर्टेंट चीज़ है, बुक में मेंशन है बट फॉर जनरल नॉलेज, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड में, ये वर्ल्ड का बंदा भाई,
इंडिया का ये है फादर MS स्वामीनाथन, इंडिया, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया के ये, ठीक है। फिर आया ग्रोथ। अब ग्रोथ जो हो गई थी ना, अब देखो हुआ क्या, ग्रोथ हो गई। अब क्या करते, फार्मर अपना भी खाना खा रहे थे और बाहर भी बेचना शुरू कर गए। अब जो चीज़ें वो बाहर बेच रहे थे ना, फार्मर जो बाहर बेच रहा था उसको हम बोलते हैं, उससे उसको पैसा आता था, उसने बाहर मार्केट में उससे पैसा आया, तो उसको हम बोलते थे मार्केटेड सरप्लस, कि द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय फार्मर्स कॉल्ड मार्केटेड सरप्लस। इसमें आ गए भाई ये लोग, इनको था ओवर प्रोड्यूस करो, बेचो 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 बेचो। अब इकोनॉमिक्स में एक चीज़ होती है, नॉर्मल सी चीज़ है, दिमाग में डालो। अगर आप सोचो प्रोडक्ट की डिमांड, अगर यहाँ पर 10 लोग रहते हैं, उन सबको 1 किलो आटा चाहिए, और यहाँ पर 10 किलो आटा ही है, चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी और प्राइस भी मेंटेन रहेगा। अगर प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो गई, इतना ज़्यादा सप्लाई है मार्केट के अंदर, समझ लो जहाँ मार्केट के अंदर 10 किलो आटा ही चाहिए था, वहाँ पर मैंने उसको 200 किलो आटा दे दिया है, लेकिन बिक 10 किलो ही रहा है। यार ये तो गलत बात है। इसकी वजह से क्या होगा, प्राइसेस कम हो जाएंगे, प्राइस डिक्लाइन करेगा करेगा। वो बोलेगा भाई इस आटे को, स्टॉक को खत्म करो, जैसे कहते हैं ना लोग फ्लैश सेल लगी, उनके पास 100 फोन रह गए, फ्लैश सेल लगाते हैं कि प्राइस कम करो, बेचो, खत्म करो स्टॉक, वही होता था। अब क्या हुआ, उन्होंने इतना इस लालच में आ गए फार्मर, उन्होंने क्या किया, ये चीज़ें करना शुरू कर दी, वो स्टॉक देते रहे। इस वजह से प्राइसेस डिक्लाइन हुए, लेकिन इसकी वजह से ये हुआ कि जो पुअर तबके के लोग थे, जो काफ़ी नीचे के लोग थे, उनको खाना बड़ा आसानी से मिलना शुरू हो गया। ये भी सर समझ गए। Farmers in the market as a price of food grains decline. Low income groups जो who spent a large percentage of their, obviously बात है, जिसकी तनख्वाह 50,000 है और जिसकी तनख्वाह 5,000 है, ये कम से कम भी, अगर ये बंदा कम से कम भी 2,000 रुपये खर्चता होगा खाने पे, इसके लिए बहुत बड़ा पोर्शन है, एक सब्सटैंशियल पोर्शन, बहुत बड़ा मीन इंपॉर्टेंट सब्सटैंशियल पोर्शन, इसके लिए 2,000 रुपये कुछ भी नहीं है इतना, तो उनके लिए तो फ़ायदा हो गया। ये चीज़ तो हो गई। प्रोक्योर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स टू बिल्ड अ स्टॉक विच कुड बी यूज्ड, मतलब गवर्नमेंट के पास फूड स्टॉक आ गया, इकट्ठा हो गया। अब इसे फ़ायदे क्या है, टेक्नोलॉजी मिली, रिस्क भी है। अब एक रिस्क ये था, स्मॉल और बिग फार्मर्स की डिस्पैरिटी, मतलब प्रॉब्लम उनके बीच में आ गई, क्योंकि जहाँ पर ये इंट्रोड्यूस हुआ था वहाँ पर फार्मर्स तो काफ़ी बिग हो गए, और स्मॉल फार्मर्स थे उनको उनकी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। ये भी चीज़ थी कि बिग फार्मर्स ओनली अफोर्ड रिक्वायर्ड इनपुट्स, देयरफॉर रीपिंग द मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। HYV क्रॉप्स और ऑल्सो प्रोन टू अटैक पेस्ट। अब जो छोटा फार्मर है ना, वो रिस्क नहीं लेगा, वो बोलेगा यार मैं कैसे उगाऊँ, गलती से अगर मैं पहले मुश्किल पहले उधार लूँ किसी से लाख रुपये 50,000 रुपये का, सीड्स लूँ, फिर उगाऊँगा, कीड़े लग गए, 50,000 वो भी गया, इधर से वो भी पकड़ने आ जाएगा मनी लेंडर, वो बोलेगा तेरी ऐसी की तैसी, वो भी करेगा ऐसे, ये भी चीज़ आ गई, ठीक है। अब इसी वजह से ना, यही चीज़ों की वजह से ना गवर्नमेंट का काम आता है। मिक्स्ड इकोनॉमी यहाँ आई, ये देखो गवर्नमेंट का क्या काम है। गवर्नमेंट ने स्मॉल फार्मर्स को लोन दिए, उनको सब्सिडी दी, उनको बोला तुम उगाओ, डिस्पैरिटी कम होगी, तुम उगाओ, हम उठाएंगे जिम्मा, तुम अपना लोन लो, तुम करो काम, लॉन्ग टर्म लोन लेंगे, लो करो काम। स्मॉल सब्सिडाइज फर्टिलिटीज़ दी, उनको एक्सेस दिया इनपुट्स का, स्मॉल कुड ऑब्टेन रिक्वायर्ड इनपुट, द आउटपुट ऑफ स्मॉल फार्म इक्वल द आउटपुट ऑफ लार्ज फार्म्स। अब जहाँ पर 100 किलो बन रहा था, स्मॉल फार्मर भी यहाँ पर कम से कम भी 40 60 80 किलो निकाल रहा था आउटपुट। देखो ना, आउटपुट का मेन गेम था। गवर्नमेंट तो चाहती है सेल्फ रिलायंट हो, तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने बोला ऐसे ही हो सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज रिड्यूस बाय द सर्विस रेंडेड बाय रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो सबने इस पर हेल्प किया। अब हमने बात की सब्सिडीज़ की, अब सब्सिडीज़ का भी बोलबाला बड़ा भाई। दो किस्म के लोग थे, एक थे कि वो कहते सब्सिडी का मतलब क्या होता है, पहले ये बताता हूँ। सिलेंडर जैसे आप लेते हो ना, सब्सिडी होता है कि ना गवर्नमेंट आपको रियायत देती है, प्राइस के अंदर थोड़ा कमी, डिस्काउंट, जिसको हम कहते हैं डिस्काउंट दे देती है, कि 1,000 रुपये की चीज़ आपको गवर्नमेंट 700 की दे रही है। क्यों दे रही है, क्योंकि ना आपको उससे ना, ठीक है आप बोलते हो कि हाँ भाई मेरे से 700 गया ना, तो अमीर वाले से भी 700 जा रहा है, वो चीज़ की वजह से देती है गवर्नमेंट। यहाँ भाई आप सब्सिडी ले लो थोड़े, आप छोटे नीचे तबके के लोगों को सिलेंडर सस्ता ले लो। चावल, जिसका एग्जांपल है पब्लिक PDS सिस्टम होता है, राशन की दुकान पे जाते हैं, वहाँ चावल 20 रुपये किलो मिल जाते हैं। ऐसे चावल बासमती लेने जाओ 150 रुपये किलो होते हैं, वो क्यों भूखे मरे, तो इसलिए PDS सिस्टम, उनको भी अच्छी क्वालिटी का चावल दे देते हैं, वो 30-40 रुपये में, बोलते हैं हाँ भाई तू भी खा, ये चीज़ होती है। अब देखो, अब आगे सब्सिडीज़ का बोलबाला। अब सब कहते हैं कि सही सब्सिडीज़ अच्छी है, कुछ कहते हैं भाई सब्सिडीज़ नहीं अच्छी। सब्सिडी क्या होती है, गवर्नमेंट की रियायत। आप लोगों को गवर्नमेंट बोलती है कि भाई
सिलेंडर लेते, जैसे डिस्काउंट हो गया ना, डिस्काउंट किस्म का है वो कहते हैं कि हाँ भाई नीचे तबके के लोगों को ना थोड़ा सा ना हम लोग डिस्काउंट दे देंगे ताकि उनको चुभे ना इतना पैसा, ऊंचे वालों से उतरे लो। वो चीज़ है सब्सिडी। सब्सिडी सबको मिलती है ताकि ना थोड़ी चीज़ें सस्ती हो जाए, जैसे कि बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल हैं उनको राशन सस्ता, पीडीएस सिस्टम से चावल उनको जो 60-80 रुपये किलो होते हैं वो उनको 30 रुपये किलो मिल जाते हैं। क्या होगा उससे, इक्विटी आती है कि भाई ये ना हो उनसे उनसे वो 80 रुपये ले ही नहीं सकते, तो वो मान लरिश रह जाएंगे, पॉवर्टी के नीचे है ना वो लोग, वो भी चीज़ समझो। तो उसके लिए इन्होंने लोगों ने कुछ बोल दिया। उन्होंने बोला सब्सिडी तो अच्छी है, उन्होंने लिखा देखो जैसे कि सब्सिडीज वर नीडेड टू एनकरेज फार्मर टू टेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी, कि हाँ भाई सब्सिडी देंगे तो उनको फार्मर को टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए दे रहे हैं कि हाँ भाई इनपुट वगैरह ले पाए वो, बेनिफिट फार्मर्स बट अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी ऑल्सो। अब देखो HYV सीड्स में क्या था, फर्टिलाइजर्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए तो उन्होंने फर्टिलाइजर सब्सिडी भी दी, वो दिया तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को फायदा, क्योंकि फर्टिलाइजर्स तो ऐसे ऐसे बिक रहे थे जिसकी वजह से सॉइल खराब होता है, उनके बिकना शुरू हो गए। तो हुआ क्या, उसकी वजह से लार्जली बेनिफिट द फार्मर इन मोर प्रॉस्परस रीजन्स। पंजाब वाली साइड ज़्यादा फायदा हो रहा था, वही फायदा लेकिन राजस्थान में नहीं हो रहा, वही फायदा गुजरात में नहीं हो रहा, इसकी वजह से दिक्कत आ गई। तो उन्होंने बोला कि इसको फर्टिलाइजर सब्सिडी को हम जो चला रहे हैं ना, इसको हम लोग गवर्नमेंट पे एक बटन पड़ रहा है इस चीज़ को, इसको बंद कर दो। बोलते अच्छा बंद कर दो, लेकिन लोग बोलते नहीं भाई ये बंद कर दिया तो जो डिस्पैरिटी है, जो रिच और पुअर फार्मर के बीच में गैप है वो और बढ़ जाएगा, वो तो प्रॉब्लम आ जाएगी देश में बहुत ज़्यादा, जो इक्विटी है वो तो खत्म हो गई ना फिर। तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद एग्रीकल्चर सब्सिडी बिकॉज फार्मिंग इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट बी रिस्की बिजनेस। HYV सीड्स के नुकसान भी तो हो सकता था, हुआ भी होगा। मोस्ट फार्मर्स आर वेरी पुअर, यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा मार्जिनल फार्मर्स है जो जिनको कुछ था ही नहीं, पैसे नहीं है, लैंड भी छोटा है, एंड विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स विदाउट सब्सिडीज। एलिमिनेटिंग सब्सिडीज विल इंक्रीज द इनइक्वालिटी। अगर सब्सिडी हटा दोगे तो इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, वही बता रहा हूँ मैं, एंड वायलेट द गोल ऑफ इक्विटी। ठीक है सर। तो 19 अब आफ्टर दैट द फेजेस के बाद ना हुआ क्या, इंडिया सेल्फ रिलायंस तो बन गया भाई, ठीक है, लेकिन 75% लोग डिपेंडेंट थे, उस समय 65 हो गए, लगभग 65 तक थे, 60% के तो आसपास। इतने लोग डिपेंडेंट, जीडीपी कंट्रीब्यूशन कम हो गया है, जीडीपी कंट्रीब्यूशन लेस हो गया, जीडीपी कंट्रीब्यूशन कट गया बहुत ज़्यादा, ये लिखा है मैंने। देखो सिंस 65% ऑफ कंट्री कंटिन्यू टू एम्प्लॉयड द जीडीपी कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली डिक्लाइंड, 67% से लेके वो 64 पे आ गया। यार लोग तो उतने ही है, फिर कम क्यों हो गया, क्योंकि जो लोग थे उन जब मैंने ज़्यादा लोग एक फार्म के ऊपर, ये फार्म है इस पे अगर समझ लो 10 लोग काम करते, इधर 15 है काम कर रहे भाई, तो फिर तो जीडीपी कम होगा ही होगा ना, कि 10 भी अगर 100 बना रहे 15 भी तो 100 ही बनाएंगे। और ये 15 लोगों की वजह से ये प्रॉब्लम आ गई, इनको ये जो 5 एक्स्ट्रा थे ना, इनको सर्विस इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लेना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर था ही नहीं बेस, इंडस्ट्री का बेस नहीं है, यहाँ सर्विस ही नहीं है। ठीक है सर। तो हमारा एग्रीकल्चर यहाँ पर हो गया ख़त्म। 1990 तक ये हालात है, उसके बाद वाला हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर नहीं छोड़ता भाई पीछा, एग्रीकल्चर कल को यूपीएससी करो उसमें एग्रीकल्चर का इतना बड़ा चैप्टर है पूरा, इतना जो मतलब कि ऐसे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, उसमें फार्मिंग है सब कुछ है। फिर हम आगे इंडस्ट्री और ट्रेड पे। अब उस समय तो इंडस्ट्रियों के बड़े बुरे हालात थे, अंग्रेजों के टाइम में इंडस्ट्री थी ही नहीं, और जो यहाँ पर रॉ मटेरियल था सब अंग्रेज अपने पास ले गए। वो बोलते हम अपने देश में बनाएंगे, बोलते अच्छा अपने देश में बनाओगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ठुल्लू करेंगे, बोलते थे हाँ भाई करो। उनको बड़ा नुकसान हुआ। अब रॉ मटेरियल भी यहाँ से ले गए, इंडस्ट्री का बेस भी नहीं सेटअप किया, और जो थी वो भी उजाड़ के चले गए। इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इतनी ऊपर थी, स्पाइस इंडस्ट्री, वो भी उजाड़ के चले गए अंग्रेज यहाँ से, बोलते बाहर में जाओ। और जो यहाँ पर रॉ मटेरियल बचा वो भी ले गए यहाँ से उठा के, और इंडिया पर बचा कुछ नहीं। इंडिया करता क्या रे बाबा, इंडिया बोलता हो यार हम करें क्या। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर 2-3 इंडस्ट्री लगा के चले। उन्होंने यहाँ पर मेन रखा कॉटन और सिल्क, कॉटन का और जूट का इंडस्ट्री, वो भी देश के कोने कोनों में, एक दो कोनों में खोल दी, कोलकाता में खोल दी, गुजरात में खोल दी, अहमदाबाद में खोल दी, यहाँ खोल दी, 2-3 जगहों खोल दी। तो 2 इंडस्ट्रियाँ, उसके साथ है ना इंडिया के अंदर ना अंग्रेजों के टाइम पे 2, एक आयरन और स्टील की इंडस्ट्री भी नहीं थी कोई, 2 ही थी, एक जमशेदपुर में थी और एक कोलकाता में थी। इंडिया का इंडस्ट्रियल बेस बहुत कम था, ना के बराबर था। अब इंडिया बोलता कि हम क्या करें इंडस्ट्री, सेकंड 5 ईयर प्लान था ना हमारा, जो जिसको मैं बता रहा था, पीसी महालनोबिस
और हमारे सेकंड 5 ईयर प्लान में उन्होंने इंडस्ट्रीज़ पे बड़ा फोकस देना शुरू कर दिया, मॉडर्नाइजेशन पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए इंडिया के अंदर। गांधी जी के उल्टा चलता था ये सिस्टम। गांधी जी कहते थे भाई पहले स्ट्रॉन्ग करो अपना विलेज को, फिर इधर आओ। वो कहते थे, ये इसका 4th चैप्टर है शायद से मेरे साथ, ह्यूमन डेवलप, वो जो इसके ऊपर गांधी जी के बात पर थॉट्स के ऊपर बात की गई है, लेकिन ऐसे एक आइडिया दे रहा हूँ। वो कहते थे पहले वो बेस बनाओगे ना फिर आ जाएगा। लेकिन इंडिया वाले ना बहुत झड़बड़ी में जाएगी, उनसे गलती ये होगी, उन्होंने इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया। इंडिया में फोकस तो कर दिया इंडस्ट्रीज़ पे। अब उन्होंने ना इसके तरीके निकाले, उन्होंने बोला पब्लिक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ बनाओ। लेकिन ये चीज़ जो थी ना ये बहुत ज़्यादा फ्लॉप हो गई। कैसे कि इंडिया ने पहले इनिशियल 1990 तक ना प्राइवेट सेक्टर को मौका ही नहीं दिया। बैंक गवर्नमेंट के थे, बिल्डिंग गवर्नमेंट की थी, कंपनी गवर्नमेंट की थी, सब कुछ गवर्नमेंट का था। प्राइवेट ओनर्स बहुत ना के बराबर थे। और जहाँ जहाँ मतलब कहते हैं ना कि हाँ भाई जहाँ पर वो बोलते हैं ना पराए फट्टे में टांग नहीं अड़ाओ, ये वो इधर भी वही हो रहा था, पराए फट्टे में टांग। गवर्नमेंट जहाँ पर मतलब कि टांग उसको हटा देनी चाहिए ना वहाँ से, वहाँ पर भी अटकाई हुई थी उसने, बहुत नुकसान हो गया। तो गवर्नमेंट ने बोला एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज डिड नॉट हैव कैपिटल, ना उनके पास कभी कभी पैसे नहीं थे, और अगर उनके पास पैसे थे तो उनके पास जगह नहीं थी रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट, नॉर वॉज द मार्केट बिग इनफ। वो मार्केट भी बोलते थे यार तू चल रहा है यार, ऐसे करते थे। वो बोलते थे यार तू रहने दो, नहीं होगा कुछ भी इंडिया में। इसको देख के मेजर प्रोजेक्ट, इट इज प्रिंसिपली फॉर दीज रीजन अर्स्टवाइल गवर्नमेंट पुरानी हैड टू प्ले एक्सटेंसिव रोल इन प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के पास कुछ था नहीं, तो उस समय गवर्नमेंट ने अपना दारोमदार उठाया कि मेरे कंधों पे तुम रखो, तुम उठाओ भाई चीज़ें। सेकंड 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट का ये सपोर्ट आ गया भाई, ठीक है। अब गवर्नमेंट का सपोर्ट आना शुरू हो गया, गवर्नमेंट बोल रहा है ठीक है मैं कर लेता हूँ। तो डिसीजन डेवलपिंग सोशलिस्ट लाइन पे करेंगे। पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट्स, मतलब कि सोशलिज्म में गवर्नमेंट का रोल था, सेकंड 5 ईयर पे बता दिया उन्होंने। दिस मीन गवर्नमेंट वुड हैव कंप्लीट कंट्रोल। अब कंप्लीट कंट्रोल का गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी, प्राइवेट सेक्टर को इतना मौका नहीं मिलता था, सीधी सी बात है यार उस समय तक, ठीक है। जो अब उस समय रिलायंस वगैरह इतना बोलबाला नहीं था, टेलीकॉम इंडस्ट्री भी उसकी थी, उसमें था ही BSNL, जो जिनके पता नहीं है BSNL आजकल कौन यूज़ करते हैं, मेरी दादी यूज़ करती है BSNL का नंबर। वो सरकारी कंपनी थी एक टाइम पे, और वो केला था। ये तो बाद में आए सारे, उस समय वो केला था, वो राजा था उस समय सरकारी। तभी तो कनेक्शन टीवी घर पे लेट लगते थे, कनेक्शन फ़ोन वगैरह कुछ लोग घर में थे ही नहीं, यूँ नहीं थे, वो करते ही आलसी बड़े थे, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इसको IPR 1956 बोलते हैं। इसके ऊपर इन्होंने बोला कि 3 किस्म की इंडस्ट्री होंगी भाई, एक होगी गवर्नमेंट, एक होगी प्राइवेट, एक होगी मिक्स्ड। गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल गवर्नमेंट का रहेगा, प्राइवेट में सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स चलाएंगे थोड़ा सा, लेकिन वो होता ही नहीं था कुछ प्राइवेट प्लेयर बिल्कुल। अगर इतना बड़ा समुंदर है ना, ये इतना बड़ा, ये प्राइवेट प्लेयर होते थे बस, ये सरकारी है भाई, ये सारा सरकारी। और ये होता था हमारा ये मिक्स वाला, ये सब सरकारी था, बहुत बड़ा पोर्शन था सरकारी का, 99% सरकारी था। जो रह गया वो उसके अंदर 0.9% उसको दे दिए, 1.01% इसका था इंडिया प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ का। ऐसे किस्म की इंडस्ट्रीज़ बना लेंगे, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो एक और चीज़ थी जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी वो भी अब देखो ये इसके अंदर ये चीज़ भी लिखी है कि एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर विद द गवर्नमेंट टेकिंग द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्टिंग में, गवर्नमेंट ही सब कुछ कर रही है भी। उसके साथ कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ रिमेनिंग विच वर टू बी इन प्राइवेट सेक्टर दैट वाज केप्ट अंडर स्टेट कंट्रोल, ये भी स्टेट के अंडर ही है। पॉलिसी स्टेट की है, हम बताएंगे तुमने क्या बनाना तुम बनाओ, बोलते ठीक है भैया। लाइसेंस लेना पड़ता था उसके लिए, और ये लाइसेंसिंग का सिस्टम बड़ा गंदा था। क्यों गंदा था? क्योंकि सारे लोग वही लाइसेंस ले जाते थे जो बड़े लोग हैं, बड़े प्लेयर, ताकि वो कंपटीशन ना आ पाए और वो लोगों को रोनते रहें, ये भी दिक्कत आ गई। तो लाइसेंस सरकार का जो मतलब था ना, सरकार चाहती थी, देखो चोर हर जगह चोर है, सरकार चाहती थी जो चोरी है कम करनी है। अच्छा जी, जैसे ऊपर ज़मींदार थे ना, उन्होंने भी दिमाग लगा दिया था, वैसे इधर भी दिमाग लगा दिया लोगों ने। इन्होंने क्या किया, सरकार चाहती थी कि हाँ भाई एक रीजनल, जो लोग प्राइवेट सेक्टर खोलेंगे ना वो ऐसी जगह जाएंगे जो बैकवर्ड रीजन है, बैकवर्ड रीजन्स की भी वो हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगी और हम भी खुश हो जाएंगे, वो ये चाहते थे। तो उनके लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन द पर्पज ऑफ पॉलिसी टू रीजनल इक्वालिटी हो जाए। लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री थी ना, तो उनको भी लाइसेंस लेना पड़ता है, एक्सपेंडिंग आउटपुट डाइवर्सिफाई की, हमारे वो ये प्रोडक्शन है वो भी कंट्रोल रहे, ओवर ज़्यादा ना प्रोड्यूस कर दें हम लोग, रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं ख़त्म हो जाए, वो भी एक चीज़ उन्होंने कर दी कि लाइसेंस चाहिए था हर चीज़ के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ ना इसका नुकसान क्या हो गया,
लूप होल्स मिल जाते हैं। तो इन्होंने भी लूप होल्स ढूंढ लिए लोगों ने, तो ये क्या करते थे, बड़े प्लेयर ना ऐसे पकड़ लेते थे ऊपर से, शिकंजा ऐसे पकड़ लिया इन्होंने कि हाँ भाई तुम नहीं जा सकते आगे, हम ही हैं जो भी है। ये नहीं, लाइसेंस ही नहीं देते थे ये लोग, लेने नहीं देते थे। समझ लो मिनिस्टर का बेटा यार, उसको लाइसेंस मिलेगा या एक आम आदमी को लाइसेंस मिलेगा, मिनिस्टर के बेटे को, तो वही होता था। ये सब कुछ हो गया। फिर कंसेप्ट आया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसको बोलते हैं हम SSI। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कंसेप्ट लाए थे 1955 में फिलिप्स स्मॉल एंड स्केल इंडस्ट्रीज का, कार्वे कमेटी बोलते हैं इसको। इन्होंने बोला कि एक ना चीज़ होनी चाहिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो हमारी ना गांव गांव में होनी चाहिए, जो सिर्फ लेबर को प्रमोट करे, जहाँ मशीनरी कुछ नहीं, जहाँ एम्प्लॉयमेंट हमारी जनरेट हो जाए, लेबर का काम हो जाए। बोलते ठीक है वैसा कर लेंगे, लेकिन इसको बचाएंगे कैसे? क्योंकि सब तो बाहर बना रहे हैं सब कुछ, तो ये क्या बनाएंगे यार, ये तो बाकी से कम्पीट ही नहीं कर सकते। उन्होंने बोला भाई देख, कंपटीशन की चीज़ हम हटा देंगे, क्या करेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो रिजर्व कर देंगे, जो यही बना सकते हैं। समझ लो कि कॉटन यान बनाना, तो वो सिर्फ यही बनाएंगे, एक इंडस्ट्री ये कॉटन यान बना रही है। लेकिन उसने बोला भाई हम कैसे डिसाइड करें, ये एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। उन्होंने बोला देखो, उस समय जब 1950 उन्होंने बोला कि जो इंडस्ट्री के अंदर 5 लाख कैपिटल लगा, 5 लाख रुपए ही लगाए हैं और स्टार्ट किया, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। अब के टाइम पे ये 1 करोड़ है। अब के टाइम पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होती है जो 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट लेती है। उस समय 5 लाख थी, उस समय मैक्सिमम रुपीज़ 5 लाख था, एट प्रेजेंट इट इज 1 करोड़ रुपीज़। ठीक है। इन्होंने बोला कि लेबर इंटेंसिव होगी, तो इंडस्ट्रीज का इंडस्ट्रियल में तो प्रोडक्ट्स वॉज रिजर्व्ड, यहाँ पे तुम ये बनाओगे, ये भी हो गया। फिर इन्होंने बोला कि अब ट्रेड को भी देखेंगे, इंडस्ट्री तो देख लो, ट्रेड भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अब ट्रेड होगा, अगर दूसरे देश से सामान आएगा, वो तो मशीन गुड्स बनाएंगे तो सस्ता बेचेंगे, हमारे यहाँ के लोग तो रह जाएंगे वापस, हमारे यहाँ के प्रोडक्ट तो फिर रह गए, खज्जल हो गए हम लोग यार, हम तो रोड पे आ गए। वो बोलते भाई हम ट्रेड पॉलिसी भी कर रहे हैं, भगवान ट्रेड पॉलिसी सरकार बोल रही कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, सरकार ने हाथ जोड़ लिया, बोलते भाई कर रही है, हम क्यों अपने देश को पीछे छोड़ें। उन्होंने बोला कि हम एक ना चीज़ लाएंगे, उसको हम बोलेंगे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। अब बोलेंगे ओहो ये तो नया वर्ड आ गया सर, मतलब नया वर्ड, मतलब अभी तो बताया मैंने, जो इम्पोर्ट है ना, इम्पोर्ट्स कम करने का क्या तरीका है हमारे पास, कि जो हम अपने देश में उगा रहे हैं, जो देश में अपने बना सकते हैं, जो गाड़ी अपने देश में बना सकते हैं, बाहर से क्यों मंगानी, इधर ही बना लो, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर लो अपने। वही चीज़ उन्होंने बोला कि दिस कॉल्ड गॉट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, की इनवर्ड लुकिंग है, अपने देश में अंदर की तरफ देखो, अपने देश की तरफ देखो, उसमें करो कि पॉलिसी हमने रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्टेड इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन, की अपने देश में उगाओ। जैसे गाड़ी आ रही है यूएसए से, गाड़ी मंगवाई, उधर से ये मंगवाया, उधर से मंगा, भाई इंडिया में तो बन जाएगी, बेशक थोड़ी पिछड़ी बनेगी, लेकिन यूटिलाइजेशन वही है, इंडिया में बना लो। बोलते ठीक है भैया, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना दी। अब बोलते हैं कि हाँ भी देखो इंपोर्ट भी बंद नहीं कर सकते, रिलेशन खराब हो जाएंगे। तो इन्होंने ना, सरकार हमारी बहुत चालाक, उन्होंने बोला कि भैया हम एक और चीज़ कर लेंगे, हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, जो इंपोर्ट आता है ना उस पर टैक्स लगा देंगे। अच्छा टैक्स कैसे? देखो हमारा प्रोडक्ट बनता है 10 रुपये का, यूएसए से वही चीज़ आ रही है 8 रुपये की, बोलते हैं यार ये तो गलत हो गया, 8 रुपये का, अब क्या करें, हम अपने चीज़ को 10 की रहने देते, अपना क्यों कम करना, उनकी चीज़ के ऊपर टैक्स लगा दी, 1 रुपये और बढ़ा दी, 1 रुपये और बढ़ा दी, 1 रुपये और बढ़ा दिया, वो 11 का हो गया। अब हमारे देश का सामान ज़्यादा बिकेगा, उधर का देश का सामान कम बिकेगा, हमारे रिलेशन भी खराब नहीं होगा, हमने टैक्स लगा दिए। बोलते थे वेरी गुड आइडिया, बोलते थे आप, सलूट मारा था उनको सबने कि वाह यार क्या आइडिया है तुम्हारा। तो इसी चीज़ के ऊपर क्या हुआ, 2 किस्म से प्रोटेक्शन दी उन्होंने। पहली प्रोटेक्शन दी टैरिफ से, एक दी कोटा से। टैरिफ क्या होता है, टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स, दैट इज दे मेक इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव। ये जो मैंने बताया कि 8 रुपये की चीज़ 3 रुपये की टैक्स लगा दी, 11 रुपये की कर दी, इंडिया की चीज़ 10 की है, इंडिया की चीज़ 10 रुपये की है। उन्होंने बोला राज्य कोटास का क्या करना है, कोटा स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच कैन बी इंपोर्टेड। उन्होंने बोला कि भाई तुम लोग 400 ही इंपोर्ट कर सकते हो, 401 नहीं बेच सकते, क्योंकि चाइना ने हमारा इस चीज़ का फायदा उठाया। चाइना यहाँ पर डंप यार्ड बना दिया था, चाइना रॉ मटेरियल का, चाइना यहाँ पर अपना गुड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा डंप कर देते थे। हमारे यहाँ का सामान बिकता है, चाइना का डंप होता था ना सामान, वो समझ लो 10,000 चीज़ें फेंक देते थे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास कोटा छोटा कुछ नहीं थे, 10,000 चीज़ फेंकी, हम 2-2 रुपये की बेच रहे थे, इंडिया वाले वो चीज़ 5 की बेच रहे थे, तो कौन जाएगा, 2 रुपये वाली चीज़ ही लेंगे। तो ये डंप यार्ड था, यही चीज़ हटाई है हम लोगों ने, तो टैरिफ और कोटा लगा दिया। ठीक है, अब टैरिफ्स एंड कोटा से रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फर्म्स फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन बिकॉज इंडस्ट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज वर नॉट इन अ पोजीशन टू कम्पीट अगेंस्ट द गुड्स। ठीक है, अब इसके फ़ायदे नुकसान। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फ़ायदा, जीडीपी ग्रोथ हुई। ठीक है सर, एनुअल ग्रोथ हुई, ये मत याद करो, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक रेफरेंस है कि हाँ भी आपको पता चल जाए ग्रोथ कैसे पता चली। सर आपको 13% थी, अब वो 24% पे पहुंच गई 1990 तक।
याद रखना ये सारा चैप्टर 1990 तक है, इसके आगे हमने पढ़ना है आगे वाले चैप्टर में, अभी 1990 तक वही रहो। एनुअल ग्रोथ भी हो गई। अब जूट, और पहले था हमारे यहाँ जूट की इंडस्ट्री थी, कॉटन की, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, अब यहाँ पर और डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि और किस्म की इंडस्ट्रीज, न्यू वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज खुल गई, डाइवर्सिफाई। तो प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आ गई थी। कंपटीशन क्या हो गया, इंडिजिनियस इंडस्ट्री बना दी यहाँ पर, मतलब कि अब जब इंडस्ट्री बनती है ना तो उसके साथ साथ ना छोटी छोटी इंडस्ट्री और बन गई, रॉ मटेरियल की इंडस्ट्री बन गई, ट्रांसपोर्ट के लिए रोड की इंडस्ट्री बन गई, ठेकेदार खुल गए, ये सब भी होता है, ये सब भी होगा। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ रे बाबू। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था, जो मैं तब से बता रहा हूँ कि पब्लिक सेक्टर ना खाम खा अभी भी गवर्नमेंट कंपनी बहुत जगह टांग अड़ा के बैठे। मुझे एक बात बताओ, प्राइवेट कंपनी होटल ज़्यादा अच्छा, आप कौन से होटल में रहते हो, प्राइवेट होटल में रहते हो सरकारी होटल में रहते हो? एक तरफ है रेडिसन, बहुत बड़ा 5 स्टार होटल, क्या प्रेफर करोगे, या एक सरकारी होटल? रेडिसन में लो। आप सबको पता है कि हाँ भाई सर, अब तो कर रही है सरकार, लेकिन उस समय सरकार ने इतने जगहों पे, उनके 50 जगह थे उनके दिमाग में, 100 जगहें, क्या करते बेचारे वो, उन्होंने बोला कि हम होटल भी चला लेंगे, तो होटल भी चला रहे थे, वो ये भी चला रहे थे। जो चीज़ें प्राइवेट सेक्टर उस समय बेटर कर सकता था, क्योंकि वो वेले थे, उनके पास कुछ काम करने को नहीं था, प्राइवेट सेक्टर कर सकता था, तो वो चीज़ की वजह से भी दिक्कत आ गई, तो वो भी हो गया। तो कुछ चीज़ें थी जो सर्टन गुड्स थे ना, वो जैसे कि बताता हूँ, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री थी ना, वो पूरी ज़िंदगी पब्लिक सेक्टर संभालते रहे 1990 तक, BSNL तब तक था। अगर उस जगह हम प्राइवेट सेक्टर को डालते ना, हमारे कनेक्शन जल्दी भी लगते हैं, टाइम नहीं वेस्ट होता और चीज़ें बेटर भी हो जाती। वो चीज़ की बात करें तो पब्लिक सेक्टर ना अपनी सर्विस कंटिन्यू कर रहा था, करता रहा, बोलता जाओ यार, ऐसे करता रहा वो, ठीक है। ऑल्दो नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर का रिजर्व था, इट वॉज ए प्राइवेट सेक्टर कुड ऑल्सो प्रोवाइड इट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन, वन हैड टू वेट। अब सीधी बात है, उनकी मोनोपोली BSNL राजा, वो बोलता था भाई रुक यार, लगवा दूंगा, लगाऊंगा लगाऊंगा, ऐसे करते थे वो चीज़। नो डिस्टिंक्शन वॉज मेड बिटवीन वॉट पब्लिक सेक्टर अलोन कैन डू एंड वॉट प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो डू। ये भी इसकी प्रॉब्लम आ गई थी कि हाँ विजय, होटल वाला एग्जांपल दिया मैंने। मैनी पब्लिक सेक्टर फर्म्स इंकर्ड ह्यूज लॉसेस। अब क्या होता था, पब्लिक सेक्टर वाली ना अपने लॉस करते रहती है, लेकिन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री बंद नहीं होती, क्योंकि उसको बंद करने का ना बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर है कि हाँ भाई ये ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो। प्राइवेट सेक्टर के शटर थले चलो भाई कार, वो सिस्टम है, शटर नीचे के चलो घर, वो चीज़ है, ठीक है। तो वो नेशन की लिमिटेड रिसोर्स को यूटिलाइज करती है। अगर, लेकिन ये नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर लॉस नहीं करता, करता है, लेकिन वो रिकवर भी कर लेता है। तो ये भी एक नुकसान था कि ये बहुत ढीठ हो गए थे पब्लिक सेक्टर वाले। तो लाइसेंस भी चाहिए था, जो हमको लाइसेंस राज बन गया था यहाँ पर, वो भी नहीं कर पा रहे थे। वो लोग कहते ठीक है भैया, वो भी मिनिस्ट्री में जाके अपनी दोस्ती यारी बना ली थी, उन्होंने बोलता भाई ये मुझे दे दे, मैं तेरे को 10% दे दूंगा अपनी प्रोडक्शन को। बोलता था यार ठीक है, ये भी करप्शन भाई, करप्शन हमेशा रहेगी। द प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन प्रूव टू डू मोर हार्म देन गुड। अब बचाना तो शुरू कर दिया, फॉरेन उधर से कंपटीशन तो बच तो रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ा इसकी वजह से नुकसान हो गया। क्या नुकसान हुआ ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स, द इंडियन कंज्यूमर हैव टू परचेज वॉट एवर इंडियन प्रोड्यूसर्स हैव टू प्रोड्यूस। मेरी ये इंडस्ट्री है ना, और ये फॉरेन से सामान आ रहा है, ये यहाँ पर मैं 10 का बना रहा हूँ, ये 8 से ला रहा है, मैं यहाँ पर इसको 11 का कर दिया मैंने, लेकिन ना मैंने इंपोर्ट थोड़ा कम तो कर दिया, वो इंपोर्ट तो ऑब्वियसली महंगा हो, लेकिन यार मैं जो 10 रुपये बना रहा हूँ ना, वो सस्ता है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत बकवास है, मेरे को फिक्र ही नहीं है, भाड़ में जाए सारे, मैं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर गया हूँ। हम कहते हैं ना कभी क्वालिटी गिर गई है तो हम दूसरी चीज़ शिफ्ट कर देते, उस समय तो ये भी नहीं था, हम शिफ्ट भी नहीं कर सकते थे। उस समय बड़ी मुश्किल से कोल्ड ड्रिंक के 2 ब्रांड खुल गए थे, पता नहीं, एक किस्म की कोल्ड ड्रिंक थी, अब वो जैसी मर्जी कोल्ड ड्रिंक थे, कोल्ड ड्रिंक है भाई, वो सिस्टम था। ये भी नुकसान था। अब हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, सब कुछ पढ़ने का हमने ये सोचा है भाई, सीधी सी बात है, प्रोग्रेस इंडिया की 7 साल कैसी है, 75 मतलब 1947 से लेके 1990 तक इंडिया की प्रोग्रेस क्या रही। नंबर 1, इंडस्ट्री डाइवर्सिफाई हो गई सर, हो गई, नई इंडस्ट्रियाँ खुल गई। सेल्फ सफिशिएंट हो गया, बहुत ज़्यादा खाना हो गया सर, स्टोर कर लिया सरकारों ने, बड़ा मजा आया। लैंड रिफॉर्म हो गई, अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम भी हट गया, वहाँ सर हट गया, मज़ा आ गया। इकोनॉमिक, लेकिन कुछ जगह पे क्या हो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बड़ी बुराइयाँ हुई हैं कि हाँ भाई ये लोग लेजी लोग हैं, ये लोग काम नहीं करते हैं, ये लोग कंटिन्यू करते रहते हैं, लिमिटेड रिसोर्स डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे रिसोर्स को। सर हाँ हो गया। उनकी रेगुलेशन बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट ही कंट्रोल है, सर ये भी हुआ। इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी हो गई, एक्सपोर्ट सेक्टर ही हमारा इंडिया का मर गया। ऑब्वियसली बात, हम लोग इंडिया 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 करते रहे, एक्सपोर्ट्स हम लोग करना ही भूल, हम बोलते थे पहले इंडिया सेल्फ रिलायंस हो, इंडिया सेल्फ रिलायंस, वो भी हो गया सर। तो सेल्फ रिलायंस के नाम पे अब उनको प्रोटेक्ट तो करते हैं फॉरेन कंपटीशन से हम लोग, अपने इधर के इंडस्ट्रियलिस्ट को, इंडियन इंडस्ट्रीज को, लेकिन भाई उनको क्वालिटी इंप्रूव होने कॉम्प्रोमाइज़ आ गया। ये आपका हो गया है चैप्टर ख़त्म यहाँ पर, जिसके अंदर हमने 1950 से 1990 तक पढ़ लिया।
नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके अंदर 1991 से आप पढ़ेंगे, जिसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी तक हर जगह पूछी जाती है, वो है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी रिफॉर्म्स हमारे देश में कैसे हुए, जिसकी वजह से हम जो आज हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं मनमोहन सिंह, जिनका बहुत बड़ा हाथ था इसके अंदर, मनमोहन सिंह जी के, उसके अंदर क्या रूल्स क्या रेगुलेशंस थे वो भी था। इंडिया कैसे गुजरा कैसे नहीं गुजरा वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने सब पढ़ लिया कि क्या था इंडिया के हालात। तो अब आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो सबसे पहले। ये मैंने बड़ी लेक्चर अच्छे से समझा दिए, ब्रीफ डिटेल में आपको लेक्चर समझाया, इन डेप्थ समझाया, जितना मैं आपको समझाया, जितना इंपॉर्टेंट है सब आपको बताया। पीपीटी पढ़ लो आराम से नोट्स पढ़ो, ये वाले बहुत ईजी चैप्टर है ये। बस चैप्टर 1 पढ़ के ही आना, पहले लेक्चर 1 देखना फिर लेक्चर 2 पे आना, वो ठीक रहेगा। तो टिल देन अपना ध्यान रखो, अपने पढ़ाई पर कंटिन्यू करो। आप हमारे कॉमर्शियंस हैं, आराम से पढ़ो, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके।